एवरीवन, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, लॉरेंट्ज़ थ्योरम। इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोलता है कि एफ जेड एनालिटिक है एनुलस जी में, और जिस जिस एनुलस के अंदर कोई भी पॉइंट जेड है तो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को एक्सपेंड किया जा सकता है। लेट एफ जेड बी एनालिटिक इन द एनुलस जी बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 with center Z0 and radius R1 and R2 respectively, then any point Z of annulus f of Z equals to summation n equals to 0 to infinity an Z minus Z0 raised to power n plus summation n equals to 1 to infinity bn Z minus Z0 raised to power minus n। अब इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। यानी अपने को जो एनुलस गिवन है वो C1 और C2 सर्कल के द्वारा बनी है, और C1 C2 सर्कल की रेडियस R1 और R2 है। एनुलस के अंदर कोई भी पॉइंट जेड है, और इस पॉइंट जेड को कंसिडर करते हुए हमने एक सर्कल एनुलस के अंदर बना लिया है जिसकी रेडियस जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस है जो रो है। अब अपने को पता है ये जो रीजन है वो क्या है, मल्टी कनेक्टेड रीजन है ये वाला। क्यों है? क्योंकि इसको एक पॉइंट पर श्रिंक नहीं किया जा सकता। सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? ऐसा रीजन जिसको किसी एक पॉइंट पर श्रिंक किया जा सकता है। अब अपने को पता है कि जो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है वो हमने सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए पढ़ा था। इसका मतलब ये जो मल्टी कनेक्टेड रीजन है, अगर इस पर कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करना है, इसका मतलब इसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट करना होगा। और ये सिंपली कनेक्टेड रीजन में कन्वर्ट कैसे होगा? क्रॉस कट के थ्रू। जैसे कि ये दोनों सर्कल हैं C1 और C2, ये मल्टी कनेक्टेड रीजन है, तो हमने एक क्रॉस कट AB का यूज किया है। तो हम अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन C1 के अलोंग हो जाएगा, C1 के अलोंग, एंड वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे, और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन AB के अलोंग प्लस इंटीग्रेशन C2 क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस C2 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेशन माइनस C2 के अलोंग प्लस इंटीग्रेशन BA के अलोंग हो जाएगा। इस तरह से ये जो रीजन बनेगा वो क्या हो जाएगा? सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा। अब अपने को पता है कि AB के अलोंग इंटीग्रेशन और BA के अलोंग इंटीग्रेशन तो सेम है, बस अपोजिट है। इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेशन और ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इंटीग्रेशन माइनस C2 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन C2 होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन C1, और ये माइनस C2 की जगह हम लिख पाएंगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन C2। ये किया है, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला यूज किया है। तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम जो जिस रीजन में फंक्शन एनालिटिक होता है उस रीजन के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/t माइनस जेड dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C2 FT/t माइनस जेड dt। इक्वेशन 1। अब T है वो C1 सर्कल पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, और Z है वो एनुलस के अंदर का कोई भी पॉइंट है ना। अब ये 1/t माइनस जेड है दोनों इंटीग्रेशन में, इसको सोल्व करना है अपने को। तो 1/t माइनस जेड है, इसको लिख पाएंगे जेड नोट, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हो जाएगा 1/t माइनस जेड नोट माइनस जेड नोट। अब हम t माइनस जेड नोट है उसको कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस जेड नोट अपॉन t माइनस जेड नोट। ये कॉमन आ गया। अब जेड माइनस जेड नोट जो डिस्टेंस है वो रो है, और टी माइनस जेड नोट डिस्टेंस है वो कितनी है? R2 है। यानी अपने को पता है कि जो रो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? R2 और R1 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पर R1 ग्रेटर देन है R2 से, मीन्स कि रो अपॉन जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट है। यानी इसका मॉडुलस है वो किससे लेस देन होगा? 1 से लेस देन होगा। क्यों होगा? इसकी वैल्यू है रो अपॉन इसकी वैल्यू है R1, ये है लेस देन 1। तो हम इसमें अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर पाएंगे, क्योंकि इसका मॉडुलस लेस देन 1 है, इसलिए अभी उसका यूज कर 1/t माइनस जेड इक्वल्स टू 1/t माइनस जेड नोट इंटू, यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर लिया 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर अपॉन टी माइनस जेड नोट स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आगे तक चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो टर्म है यहाँ से हम जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n कॉमन निकाल सकते हैं। तो फिर ये बचेगा 1 प्लस जेड माइनस जेड नोट अपॉन टी माइनस जेड नोट प्लस एंड सो ऑन। तो ये वाला जो टर्म है
यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर, ये इस टाइप से दिख रहा है 1 + अल्फा प्लस एंड सो ऑन। तो इसको क्या लिख पाएंगे 1/1 - अल्फा, वेर अल्फा क्या है Z-Z0/T-Z0। और इसको सोल्व किया इस वाले टर्म को, तो यहाँ पर आ गया T-Z0/T-Z, ये वाला टर्म आ गया। अब ये वाला टर्म 1/T-Z0 है, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसलिए 1/T-Z इक्वल्स टू 1/T-Z0 प्लस Z-Z0/T-Z0² प्लस Z-Z0² and so on Z-Z0(n-1) plus Z-Z0(n) into 1/T-Z। कॉल दिस इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन 1 में जो इंटीग्रेशन गिवन था FT 1 में क्या इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z dt, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन 2 है उसको 1/2π इंटीग्रेशन वो इंटू FT से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई FT/2π एंड इंटीग्रेट अलोंग C1। इक्वेशन 2 में करेंगे, यानी 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z dt इक्वल्स टू 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0 dt, हर टर्म में मल्टीप्लाई किया है एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आ जाएगा प्लस Z-Z0(n/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(n) इंटू 1/T - Z dt। अब अपने को जो क्वेश्चन में गिवन था कि an है उसकी वैल्यू क्या लेनी है 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(n+1) dt, यानी n की वैल्यू 0 पुट करें तो 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(1), और यहाँ पर क्या है 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(1), मीन्स ये वाला जो टर्म है इसको हम a0 लिख पाएंगे। और यहाँ पर है n की वैल्यू 1 पुट किया तो 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(2), ये वाला जो टर्म है इसको क्या लिख पाएंगे 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0² dt है, उसको a1 लिख पाएंगे। इसी टाइप से लिखा है हमने कि a0 प्लस a1 Z-Z0 प्लस a2 Z-Z0² प्लस एंड सो ऑन an-1, ये वाला जो टर्म है इसको लिखा है an-1 Z-Z0(n-1), और लास्ट टर्म है उसको रिमाइंडर टर्म बोल दिया, इसको Rn नाम दे दिया। वेर इसको कॉल इक्वेशन 3, वेर Rn इक्वल्स टू 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 Z-Z0(n/T - Z0) इंटू FT/T - Z dt, और an क्या है 1/2π इंटीग्रेशन ओवर C1 FT/T - Z0(n+1) dt, वेर n इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अब अपने को ये जो इक्वेशन 3 है इसमें जो nth टर्म है, अगर हम n इन्फिनिटी को टेंड करवाएं तो nth टर्म है रिमाइंडर टर्म, ये 0 की तरफ जाना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। और अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अपने पास ये है कि Z - Z0 का मॉडुलस है वो रो के इक्वल है, क्योंकि हमने जो सर्कल कंसिडर किया था उसकी रेडियस रो ही तो थी, और रो R2 और R1 के बीच लाई कर रही है। मीन्स कि अब अपन जो रिमाइंडर टर्म है इसका मॉडुलस लें तो मोड ऑफ Rn इक्वल्स टू मोड ऑफ 1/2π मॉडुलस इंटीग्रेशन C1 एंड सो ऑन। अब ये जो मॉडुलस है वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा तो लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मोड ऑफ इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज लेस देन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a टू b मोड ऑफ fx इंटू dx। तो यही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, तो और आयोटा का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और अपने को पता है कि Z-Z0(T - Z0) मॉडुलस है वो लेस देन 1 है, जो हमने पीछे भी देखा था, क्योंकि ये रो अपॉन R1 है और इसकी वैल्यू लेस देन 1 है ना। अब हम देखेंगे मोड ऑफ T - Z, यहाँ पर Z0 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इन दोनों को स्प्लिट कर लिया, T - Z0 माइनस Z - Z0 मॉडुलस। और हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि मोड ऑफ Z1 - Z2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। ये यहाँ पर अप्लाई किया है, मोड ऑफ T माइनस Z0 माइनस मोड ऑफ Z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू R1 माइनस रो। अब फंक्शन है वो C1 जो एनुलस है उसके अंदर एनालिटिक है। इसका मतलब एक पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि हम सर्कल C1 का कोई भी पॉइंट लें तो उनकी वैल्यू, C1 सर्कल का कोई भी पॉइंट लें तो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Rn का मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ओवर C1, और हमने रो अपॉन R1 की वैल्यू K1 कंसिडर की है तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे K1 रेज टू पावर n इंटू M1 अपॉन R1 माइनस रो मोड ऑफ dt। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि इंटीग्रेशन ओवर C1 मोड ऑफ dt है वो लेंथ ऑफ कर्व के इक्वल होगा। यहाँ पर कर्व C1 क्या है, सर्कल है जिसकी रेडियस R1 है, तो सर्कल की लेंथ क्या हो जाएगी 2πr1। तो इसकी वैल्यू 2πr1 पुट की और ये आ गया K1/2 इंटू K1 रेज टू पावर n अपॉन R1 माइनस रो इंटू M1 इंटू 2πr1। और यहाँ से R1 कॉमन निकाल के कैंसिल किया है तो 1/2 इंटू K1 रेज टू पावर n इंटू M1 अपॉन 1 माइनस रो अपॉन R1। K1 की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये इस टर्म की वैल्यू 0 आएगी, है ना। इसका मतलब जो मोड है, मोड ऑफ Rn है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसी का मॉडुलस है वो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मोड ऑफ Rn इक्वल टू 0। और कोई भी क्वांटिटी का मॉडुलस है वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी खुद 0 है, यानी लिमिट n टेंस टू 0 Rn इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो Rn 0 को टेंड करेगा, मीन्स इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 ft अपॉन t माइनस जेड डी टी इक्वल टू A0 प्लस A1 इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस एंड सो ऑन। n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो ये यहाँ पर किया है कि 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 ft अपॉन t माइनस जेड डी टी इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n। अब अपने को सेकेंड इंटीग्रल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने अभी तक फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट की। अब सेकेंड इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन ओवर C2 करना होगा, और जो वेरिएबल पॉइंट है t वो C2 का ऊपर लेंगे, और जेड पॉइंट को कंटेन करने वाला सर्कल यहाँ पर है। यानी अब अपन ने पहले क्या किया था, t पॉइंट वेरिएबल है वो C1 सर्कल पर लिया था और जेड पॉइंट को कंटेन करने वाला सर्कल ये था। अगर अपन को C2 कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t और z का रोल इंटरचेंज कर दें, तब हम इस सेकेंडरी वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। इफ t इज एनी पॉइंट ऑन कर्व C2 बाय इंटरचेंजिंग द रोल ऑफ t एंड z, तो ये हो जाएगा वो जो टर्म थी 1/t माइनस जेड, वो क्या हो जाएगी 1/z माइनस टी, क्योंकि z और t को इंटरचेंज किया था। इसका मतलब इसको क्या लिख पाएंगे -1/t माइनस जेड। हमने रोल इंटरचेंज किया तो ये वाला टर्म आ गया, और इसको लिख पाएंगे -1/t माइनस जेड। और यहाँ पर जेड नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो 1/z माइनस जेड नोट प्लस जेड नोट माइनस टी। अब यहाँ पर हमने जेड माइनस जेड नोट है उसको कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 1/z माइनस जेड नोट इंटू 1 माइनस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, 1/z माइनस जेड नोट इंटू 1 माइनस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1। अब ये जो t माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट है इसका मॉडुलस क्या है, t माइनस जेड नोट की वैल्यू R2 है और जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू रो है। और हमने देखा था कि रो है वो R2 से ग्रेटर देन है और R1 से लेस देन है, मीन्स कि R2 अपॉन रो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1। यानी ये इस टर्म का मॉडुलस लेस देन 1 है, यानी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया तो 1/z माइनस जेड नोट इंटू 1 प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म है वहाँ से हमने टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n कॉमन निकाला, तो इस वाले यहाँ पर ब्रैकेट में क्या हो गया 1 प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर एंड सो ऑन। और वो जो टर्म था उसको हमने लिख दिया 1/1 माइनस अल्फा की फॉर्म में। और इस वाली फॉर्म को सोल्व करके
ये आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस टी। जैसा हमने लास्ट वाले C1 के अलोंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया था, तभी ये वाला टर्म यूज किया था। और अब हम कर रहे हैं, देखो 1/z-t इक्वल्स टू 1/z नोट इंटू 1 प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट एंड सो ऑन। फिर टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेस्ट टू पावर n-1 प्लस टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेस्ट टू पावर n इंटू, इसको सोल्व किया तो क्या आया, जेड माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस टी, यानी इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ जाएगा जेड माइनस जेड नोट, ये कैंसिल हो गया और इसका इन्वर्स निकाल लिया तो ये आ गया। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन वैलिड होगा क्योंकि इसका मॉडुलस लेस देन 1 है। अब जो इक्वेशन 5 है इसमें एफ टी अपॉन 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और कर्व C2 के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, यानी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन जेड माइनस टी डी टी इक्वल्स टू -1 अपॉन, ये जो टर्म है -1/2 पाई आयोटा, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो -1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी। और ये जो फर्स्ट टर्म है इस पर अप्लाई किया एफ टी अपॉन 2 पाई आयोटा, और इसका इन्वर्स मतलब 1/z माइनस जेड नोट है, इसको लिख दिया जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1 इंटीग्रेशन C2 एफ टी डी टी, प्लस जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड माइनस जेड नोट स्क्वायर है अपॉन में, तो इसको लिख पाएंगे जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 सॉरी एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1। क्योंकि जेड टी माइनस जेड नोट न्यूमरेटर में है तो इसको हम डिनोमीटर में लिखने के लिए टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1 इंटू डी टी कर दिया। और जो एन टर्म है ये n-1 टर्म, इसको क्या लिखा, उसको लिख पाएंगे, ये वाली टर्म यहाँ से क्या बनेगी, टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n-1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n। तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -n, अपने को ये वाला टर्म न्यूमरेटर में लिखना है अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2, और ये जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में लिखना है टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n-1, डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n-n हो जाएगा। जैसे टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n-1 है, इसको क्या लिख पाएंगे 1 अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर 1 - n, ये वाला टर्म यहाँ पर पुट किया है। और जो लास्ट टर्म है उसको रिमाइंडर टर्म बोल देंगे Sn। तो इसको हम अपन को जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो Bn है वो है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -n प्लस 1 व्हेन n इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ गया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन मतलब 1, मीन्स अपन ये जो टर्म है फर्स्ट वाली, ये जो फर्स्ट टर्म है इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी डी टी को क्या लिख पाएंगे इसके अकॉर्डिंग B0 सॉरी B1, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आएगा B1 इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन 1 इंटू डी टी, यही तो यहाँ पर है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी डी टी, तो ये वाला टर्म हो जाएगा B1। और यहाँ पर 2 पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1, और यही वाला टर्म यहाँ पर यूज हुआ है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1, तो इसको B2 पुट कर देंगे, यानी B2 जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -2 एंड सो ऑन Bn जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -n प्लस Sn, जो लास्ट रिमाइंडर टर्म है उसको Sn बोल दिया। फिर Sn क्या है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2, जो लास्ट टर्म है उसको लिखा है जेड टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर n अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटू एफ टी अपॉन जेड माइनस टी डी टी। और जो Bn अपने को जो थ्योरम में प्रूव करना था Bn वहाँ पर गिवन था स्टेटमेंट में, तो Bn इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी अपॉन टी माइनस जेड नोट रेज टू पावर -n प्लस 1 इंटू डी टी, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3। यहाँ से इन टर्म्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब अपने को जो Sn है n इन्फिनिटी को टेंड करे तो Sn है वो 0 को टेंड करना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो C2 का ऊपर कोई भी पॉइंट T लें तो T माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट है, उसका मॉडुलस है वो लेस देन 1 है, और मोड ऑफ जेड माइनस टी
इसका मॉडुलस मोड ऑफ जेड माइनस टी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख पाएंगे, जेड नोट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट माइनस टी माइनस जेड नोट मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड, वो वाली प्रॉपर्टी यूज किया, मोड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड वन माइनस मोड ऑफ जेड टू। इसको लिख पाएंगे मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट माइनस मोड ऑफ टी माइनस जेड नोट, इन दोनों टर्म्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रो है और इसकी वैल्यू R2 है, रो माइनस R2। अब कोई भी पॉइंट टी C2 पर कंसिडर करें और फंक्शन है वो उस एनुलस के अंदर एनालिटिक है, तो यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर M2 ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फंक्शन है उसकी वैल्यू उस M2 से छोटी हो। मीन्स कि अपन जो रिमाइंडर टर्म Sn है उसका मॉडुलस ले तो इसका मोड आ जाएगा, ये इस पूरे टर्म पर मोड लग जाएगा और ये मोड इंटीग्रेशन साइन के अंदर आएगा तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। और मोड ऑफ आयोटा की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन ओवर C2 मोड ऑफ टी माइनस जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n इंटू मोड ऑफ एफ टी अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस टी इंटू मोड ऑफ डी टी। इसकी वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, R2 अपॉन रो जो लेस देन 1 है। वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, तो मोड ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू R2 अपॉन रो रेज टू पावर n इंटू M2। मोड ऑफ एफ टी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू M2 है और इसकी वैल्यू पुट कर दी, मोड ऑफ जेड माइनस टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो माइनस R2 था इंटू लेंथ ऑफ कर्व, अपन ने इसकी वैल्यू पुट किए कर्व C2 मोड ऑफ डी टी, इसकी वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ कर्व, कर्व C2 की लेंथ हो जाएगी 2 पाई R2 और मोड ऑफ Sn इज लेस देन इक्वल्स टू R2 अपॉन रो रेज टू पावर n इंटू M2 अपॉन रो, R2 कॉमन लिया यहाँ से तो यहाँ पर R2 से R2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया रो अपॉन R2 माइनस 1। अब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू, इसका मॉडुलस लेस देन 1 है यानी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये वाला टर्म 0 को टेंड करेगा। मीन्स मोड ऑफ Sn लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कोई भी मॉडुलस है मीन्स कोई भी क्वांटिटी है उसका मोड लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है, तो मोड ऑफ Sn इक्वल्स टू 0 होगा और कोई भी क्वांटिटी का मोड इक्वल्स टू 0, इसका मतलब वो क्वांटिटी खुद 0 है, यानी n इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये रिमाइंडर टर्म Sn है वो 0 को टेंड करेगा। मीन्स हम जो वो इक्वेशन है इक्वेशन 6 उसको क्या लिख पाएंगे, -1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 मोड इंटू एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी इक्वल्स टू B1 जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -1 प्लस B2 जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -2 प्लस B3 जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -3 एंड सो ऑन। n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है यानी इसको लिख पाएंगे समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर -n, इक्वेशन 7। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने इस वाले इंटीग्रेशन और इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n, और इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग सेकेंड वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है, तो बाई इक्वेशन 1 4 एंड 7 एफ जेड इक्वल्स टू समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर n प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी bn जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर